हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 3 जो होगा राउल्स लॉ पे बेस्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर होता क्या है? तो देखिए, सिंपल डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज़ अ प्रेशर दैट एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द सर्फेस ऑफ लिक्विड। देखिए, कॉमन सी बात है, अगर आप किसी लिक्विड को बॉईल करेंगे, ठीक है, कहाँ पर? एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। तो वहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पर सोल्यूशन के जो ऊपर है वो क्या होगी, धीरे धीरे यहाँ पर वेपर इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जो ये वेपर्स होंगी ये क्या करेंगे, एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वॉल्स पे। कहाँ पर? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है, एंड साइड वाली जो वॉल है कंटेनर की, इसके ऊपर, है ना। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। वो प्रेशर जो क्या करता है, जो वेपर्स एक्सर्ट करता है कहाँ पर? ये जो कंटेनर है इसकी वॉल्स के ऊपर, ठीक है। यही हमारा क्या है, वेपर प्रेशर है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर राइज करेगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीज, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद इनफ एनर्जी टू एंटर द वेपर फेज एंड द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। अब समझते हैं। अब देखिए, सपोज हमने यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर ले लिया, है ना। अब लिया तो आपको पता है बॉइलिंग जो पॉइंट है आपका वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही है। तो ये सोल्यूशन वाटर सोल्यूशन ही है ना। तो जैसे हमने लिया तो हमने क्या देखा, जो बेस के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, है ना, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया। तो जैसे ही उनकी एनर्जी क्या हुई, इनफ हुई, कहाँ पर? वेपर फेज में जाने के लिए ये सरफेस से ये बॉटम से सरफेस की तरफ मूव कर गए। और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, ये नीचे आएंगे, ठीक है। और अब जो मॉलिक्यूल ऊपर गया ये वेपर फेज में एंटर कर जाएगा, ठीक है। एंड ये सर्कल आपका चलता रहेगा। ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे आएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर सरफेस पे जाके वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज करने शुरू कर देगा। अगर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा टेम्परेचर, तो क्या इतनी वेपर्स बनेंगी क्या? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो फिर क्या होगा, उतना ज़्यादा इजीली एनर्जी मिल नहीं पाएगी हर एक मॉलिक्यूल को, जितना कहाँ पर अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे मिल रही होगी, है ना। इसीलिए जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, जैसे टेम्परेचर नीचे गिरेगा, कम होगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो पहला फैक्टर हमारा हो गया टेम्परेचर। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो हम बात कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो कैसे काम कर रहे हैं ना। वीक हैं तो कैसा होगा, स्ट्रांग होंगे तो क्या वेपर प्रेशर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। द वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द मोर इजीली पार्टिकल्स एंटर इनटू द वेपर फेज एंड द हायर द वेपर प्रेशर। सिंपल सी बात है, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, इंटरेक्शन कम है, तो उस केस में उन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए एक दूसरे को एस्केप करना आसान होगा, है ना। और एस्केप करना आसान है, छोड़ना आसान है एक दूसरे को, तो वो इजीली क्या कर जाएंगे, वेपर फेज में एंटर कर सकते हैं। ओके, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को इजीली क्या नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जब एक दूसरे को लीव इजीली नहीं करेंगे तो वेपर फेज में जाना भी उनके लिए क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो इस तरीके से अगर हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर कम होगा। चलिए, आई होप समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सोल्यूशन। तो हमने क्या किया, हमने एक बाइनरी सोल्यूशन लिया और हमने यहाँ पर उस बाइनरी सोल्यूशन में क्या किया है, दोनों के दोनों जो कंपोनेंट लिए हैं वो दोनों के दोनों क्या लिए हैं, हमने वॉलेटाइल कंपोनेंट लिए। मान लीजिए आपने ले लिया एसीटोन, अल्कोहल, कुछ इस तरीके का कॉम्पोजिशन, ठीक है, कि दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या है भाई, वॉलेटाइल है। और हमने दोनों कंपोनेंट को क्या कर दिया, एक क्लोज कंटेनर के अंदर डाल दिया। और अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर वेपर प्रेशर हमारा जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो जो इन दोनों में से धीरे धीरे दोनों ही कंपोनेंट जो जल्दी वेपर फेज में कन्वर्ट होएगा, है ना, वो जैसे यहाँ पर हमारा जो कंपोनेंट बी है ना, इसके मॉलिक्यूल्स हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं वेपर फेज में कंपैरेटिवली किसके, ए के। हालांकि दोनों ही क्या है हमारे
दोनों ही हमारे वॉलेटाइल लिक्विड है ना, पर हो सकता है इन दोनों में से एक जल्दी वेपर फेज में चले जाए और एक को थोड़ा सा टाइम लगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने बाइनरी सोल्यूशन लिया दो कंपोनेंट का, एक कंपोनेंट ए एक कंपोनेंट बी, और दोनों को हमने क्लोज कंटेनर के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब कब तक डाला, जब तक उन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम क्या ना हो जाए, स्टैब्लिश ना हो जाए, क्या ना हो जाए, स्टैब्लिश ना हो जाए, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम से मतलब मेरा ये हुआ कि किस किस के बीच में, लिक्विड, ठीक है, और जो उसका वेपर फेज है दैट इज गैसियस फेज। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनके बीच में, यहाँ पर इस वाले केस में इसके बीच में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हमारा स्टैब्लिश हो गया। तो यहाँ पर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके वेपर फेज को। ठीक है, इजीली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग राउट्स लॉ की ना। राउट्स लॉ हमारा बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं राउट्स लॉ को। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन। वैसे देखिए राउट्स लॉ और हेनरीज लॉ में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, हम आगे इसका कंपैरिजन देखेंगे, पर अभी आप समझिए। देखिए यहाँ पे राउट्स लॉ क्या बोलता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर, और पार्शियल वेपर प्रेशर की बात हम कब करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तब हम पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। ठीक है, एक्सप्रेशन होगा इसका यहाँ पे पी ए क्या है, हमारा प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए का, और एक्स क्या है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए। ठीक है, और इसको अगर हम लोग आगे एक्सपेंड करें तो फिर बन जाएगा आपका पी ए पी नॉट ए। पी नॉट ए हमारा वेपर प्रेशर है कब, जब वो प्योर स्टेट में रहेगा। ठीक है, जैसे इसको समझने के लिए आप ऐसे ले सकते हो, जैसे हमारे पास एक कंपोनेंट यहाँ पर है ए कंपोनेंट है यहाँ पे बी, है ना, और यहाँ पर ये है हमारे पास ए प्लस बी का मिक्सचर, जिसको हमने क्या बोला, सोल्यूशन। ठीक है, तो जब हमारा कंपोनेंट क्या है, मिक्स नहीं हुए दोनों, फ्री फॉर्म में, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पी नॉट ए। इसका वेपर प्रेशर होगा पी नॉट बी, और यहाँ पर सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी टी टोटल, और पी टोटल किसके बराबर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो सोल्यूशन में जब भी हम बात करेंगे तो इसकी बात करते हैं हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर की, और जब इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की जब बात होती है तो वहाँ पर हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स की, है ना, जैसे पी नॉट ए पी नॉट बी। चलिए, तो यहाँ पर कंपोनेंट ए के लिए तो आपका समझ आ गया आपको, पी नॉट ये वाला है ना, पी ए, इसको आगे लिखेंगे हम लोग, पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी नॉट ए एक्स ए, है ना। कंपोनेंट बी के लिए हो जाएगा आपका पी बी एक्स बी, और ये हो जाएगा आपका पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी बी एक्स बी। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं दोनों ही कंपोनेंट्स के लिए। ओके, चलिए, तो जब हम बात करते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की, तो हमने कहाँ से लिया, डाल्टन्स के लॉ से हम इसको लेते हैं। तो डाल्टन्स का लॉ बोलता है द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ इज बेस्ड ऑन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी गिवन बाय द डाल्टन्स लॉ, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी था। तो पी टी इज इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी के। पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, एंड पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, कब, जब हमारे दोनों के दोनों कंपोनेंट कब हो, कहाँ हो, मिक्सचर में हो ना, ए प्लस बी का जब मिक्सचर हमारा होगा, तब हम बात किसकी करते हैं, तब हम बात करते हैं टोटल वेपर प्रेशर पी टी की। तो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के बराबर। अब हमने क्या किया, हम इसी में राउल्स लॉ को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया, हमने किया पी टी इज इक्वल टू, हमने लिखा पी ए प्लस पी बी। ठीक है, और एज यू नो हमने कहाँ से, जो आपका राउल्स लॉ था वहाँ पे हमने पढ़ा था पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी नॉट बी एक्स बी के। तो दोनों ही वैल्यूज़ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, पी ए और पी बी की जगह पे पुट कर सकते हैं ना। तो हमने पुट करके देखा वैल्यू को, तो पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी नॉट ए
एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। अब हम सभी ने मोल फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, तो मोल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है, मोल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा हुआ था। अब यहाँ से हम चाहें तो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे हमने बोला एक्स ए की अगर हमें वैल्यू निकालनी तो एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, एक्स ए जहाँ पे है वहाँ पे वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हम पुट करके देख लेते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे आ जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए, और यहाँ पे एक्स ए था तो एक्स ए की जगह अपने पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका पी नॉट बी एंड एक्स पी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे आपका बन जाएगा पी टी पी नॉट ए प्लस एक्स पी, है ना। एंड जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग तो जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं, बाकी हमारी इक्वेशन बन जाएगी पी नॉट ए प्लस पी बी माइनस पी ए पी नॉट ए एंड एक्स बी, ठीक है। तो जो ये वाली इक्वेशन मिलती है हमें लास्ट में सॉल्व करके, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई भी है। तो क्या बोलता है ये बोलता है P टोटल डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईदर कंपोनेंट, ठीक है, इट वेरीज लीनियरली विद XP। तो बोलता है जो आपका टोटल वेपर प्रेशर है वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, जो कि यूजुअली कौन सा है हमारा XB है, ठीक है। और बोल रहा है जब ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो एक्स बी के हिसाब से ये क्या करता है, वेरी करता है वैल्यू, किसका, पी टी का वैल्यू वेरी करता है, पी टोटल का वैल्यू वेरी करता है। अब कैसे वैल्यू वेरी करता है एक बार इसको देखते हैं। अब देखिए ग्राफ में आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमारे पास में एक्स बी की वैल्यू है 0, है ना, मतलब कि यहाँ स्टार्टिंग पे जो ये पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है कॉम्पोनेंट बी का वो कितना है, 0 है ना। और जैसे 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 क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग इस तरफ, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 1। अब देखो पी टी को, पी टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कम है। कब, जब एक्स बी की वैल्यू कम थी तो पी टी भी क्या था हमारा, कम था। जैसे ही एक्स बी की वैल्यू बढ़ी, एक्स बी 1 हुआ, वैसे ही हमारा पी टी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज कर गई, ठीक है। आई होप समझ आएगा आपको। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये है आपका पी ए, ठीक है, और ये वाला है आपका पी बी का, ठीक है, ग्राफ। तो क्या बोलते हैं आगे, वेपर फेज ऑलवेज कंटेन प्रोपोर्शनलिटी मोर ऑफ द मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। ये बोल रहा है जब हम दो बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो जो हमारा वेपर प्रेशर होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और यही ज़्यादा वेपर प्रेशर क्या करेगा, एक्सर्ट भी करेगा, कौन, जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा वो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए हमने पढ़ा था राउल्स लॉ भी, और हेनरीज लॉ हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया। तो राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ द हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या था हमारा, ये बोलता था दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे, हम उसको एक्सप्रेस कर रहे थे ऐसे, है ना। हम बोल रहे थे पी ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वो होगा, है ना, ये था। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो यहाँ पे एक फैक्टर आया था जिसको हमने बोलता के एच, है ना, ये हमने पढ़ लिया था, राइट। और इन केस ऑफ राउल्स लॉ वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, राउल्स लॉ में हमने अभी पढ़ा था कि जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ पर हम लिख रहे थे इसको कि जो P है, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए, एंड इसको आगे हम लिखते थे पी ए
P0A XA, ठीक है। तो देखिए जो हेनरीज लॉ है बच्चों, ये अप्लाई होता है किस पे, गैशियस सॉल्यूशंस के ऊपर, और जो आपका राउल्स लॉ है ये है आपके लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो फैक्टर आया ना वो ये वाला फैक्टर आया P0A, यानी कि वेपर प्रेशर एट द प्योर स्टेट, ठीक है। तो क्या बोलता है आगे, बोथ शो अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द pressure and mole fraction. So Raoult's law is a special case of the Henry's law where the constant KH जो है वो बराबर होता है किसके, P0 के, ठीक है। यहाँ पे इन दो वैल्यू है, ये KH की वैल्यू और P0 की वैल्यू, बस ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर एक बाइनरी सोल्यूशन की बात ही कर रहे हैं, बट बाइनरी सोल्यूशन में एक कंपोनेंट हमारा वॉलेटाइल है और एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो देखिए नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट कैसे रोल प्ले करता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो सपोज दैट हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमारे पास में वाटर है और वाटर के साथ में हमने क्या किया, सॉल्ट ऐड कर लिया सपोज दैट, क्योंकि सॉल्ट क्या है हमारा नॉन वॉलेटाइल होगा। तो जैसे ही हमने ऐड किया तो होता क्या है, सॉल्ट के ऐड करने की वजह से, ठीक है, ये सॉल्ट क्या करेगा, यहाँ पर जो सरफेस है ना, यहाँ पर जैसे ये प्योर स्टेट में हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ पर P0A है ना, सॉल्वेंट है हमारा, है ना, प्योर स्टेट में था। तो यहाँ पर इसके यहाँ पर सरफेस बिल्कुल फ्री था, तो जो भी मॉलिक्यूल नीचे से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आ रहे थे ऊपर, वो आराम से वेपर फेज में कन्वर्ट होके वेपर बना रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने इसमें क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से अब सॉल्यूट के पार्टिकल भी थोड़े थोड़े हमारे क्या है, सरफेस के ऊपर अवेलेबल होंगे, है ना, पूरे सोल्यूशन में अवेलेबल होंगे। तो अब जो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ से इनफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वेपर फेज में जाने की कोशिश करते हैं, उनके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं ये सॉल्यूट के पार्टिकल, ठीक है। मतलब कि ये उनको इतना इजीली वेपर यहाँ पर क्या नहीं करते, बनाने नहीं देते। मतलब कि जितना ज़्यादा वेपर हमारा प्योर स्टेट में बनेगा, उतना ज़्यादा वेपर हमारा कहाँ नहीं बनेगा, सोल्यूशन वाली स्टेट पे नहीं बनता। किसकी वजह से नहीं बनेगा, नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूट था इसकी प्रेजेंस की वजह से हमारा जो वेपर प्रेशर है वो धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर नहीं होगा जितना प्योर स्टेट में होगा, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। दैट डिक्रीज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट्स नेचर। मतलब कि सॉल्यूट हमारा कितना अवेलेबल है सोल्यूशन के अंदर, उस पर डिपेंड करता है हमारा क्या, वेपर प्रेशर हमारा कितना बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमारे वो सॉल्यूट्स होंगे जो कि वेपर फेज में नहीं जाते। जब सोल्यूशंस की हम बात करते तो उसमें अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सोल्यूशन मिक्सचर हो गया, कंपोनेंट A 1 और दूसरा कंपोनेंट हो गया 2, कंपोनेंट B है ना, A B, ठीक है। तो सपोज सॉल्वेंट हमारा क्या है, जो वेपर बनाता है, और सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। तो उस केस में जब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर सिर्फ हमारा एक ही कंपोनेंट बनाएगा, वो होगा कंपोनेंट 1 फर्स्ट, ठीक है। तो राउल्स लॉ का एक्सप्रेशन हम कैसे देंगे, उसमें हम लिख सकते हैं PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA के, या फिर P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X1 के, ठीक है। एंड यहाँ पर अपना जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो वहाँ पर आ जाएगा अपना P0 A या P0 1। ये हो जाएगा हमारा वेपर प्रेशर किसके लिए, जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात करते हैं तो उस केस में, है ना, राउल्स लॉ। तो हमने यहाँ पर जब ग्राफ प्लॉट किया, क्योंकि वेपर प्रेशर सिर्फ हमारा कंपोनेंट 1 ही बना रहा था, एक ही कंपोनेंट बना रहा है ना, तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से हमें लीनियर ग्राफ मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस की, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशंस क्या होंगे हमारे, आइडियल सोल्यूशंस हमारे वो सारे सोल्यूशंस होंगे जो राउल्स लॉ को फॉलो करते होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है राउल्स लॉ क्या बोलता है हमारा, कि ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे हमारे, दे फॉलो राउल्स लॉ, ठीक है, एग्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो
डेल्टा एच होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 0 होगा। डेल्टा एच मतलब कि एंथैल्पी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो कितना होगा हमारा, 0 होगा। मतलब कि सोल्यूशन के अंदर कोई भी हीट क्या नहीं होनी चाहिए, इवॉल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, ठीक है ना ही सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना, तो ना तो इसकी क्या सोल्यूशन के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, ना तो हीट जनरेट होना चाहिए, सब वो भी 0 होगा, और ना ही सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, दोनों ही केस में क्या होगा, 0 होगा, ना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ना ही वहाँ पर कोई हीट जनरेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे वो कैसे होंगे, जैसे सॉल्यूट पार्टिकल, जब हम प्योर सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, जैसे ए के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या जो बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एकदम इक्वल होगा, किसके, वो बराबर होना चाहिए हमारा ए और बी को जब हम मिक्स करेंगे उनके बराबर, ठीक है ना। तो सेम काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए ए बी के बीच में, जो ए के पार्टिकल के बीच में होगा या जो बी के पार्टिकल के बीच में होता है, सेम एग्जैक्टली वही होना चाहिए फोर्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे जैसे हेक्सेन और हेप्टेन का सोल्यूशन, बेंजीन या टॉलिन का सोल्यूशन, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशंस की, तो नॉन आइडियल सोल्यूशंस हमारे वो होते हैं जो डेविएट करते हैं राउल्स लॉ को, मतलब कि ये वो सारे सोल्यूशंस होंगे जो इसको फॉलो नहीं करेंगे, ओके। अब जो हमारा राउल्स लॉ है ये तो बोल रहा है क्या कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा और जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके इक्वल होगा, है ना। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या करते हैं, इसको डेविएट करते हैं, ठीक है ना। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के मेनली 2 डेविएशंस हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। दोनों को ही हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं कि जो पॉजिटिव डेविएशंस होते हैं ना, उनमें जो पार्टिकल यानी कि 2 कॉम्पोनेंट हैं हमारे, ठीक है, ए और बी कॉम्पोनेंट, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। अब वीक किससे वीक होगा, ए के बीच में जो अट्रैक्शन होगा और बी के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, उन जो इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर अट्रैक्टिव फोर्स होता है इनके बीच में, ठीक है। जिसकी वजह से होता क्या है, जब ए और बी, ठीक है, इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो उस केस में जो हमारा वॉल्यूम होता है सोल्यूशन का वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ओके। सेकेंडली जब इनको मिक्स करेंगे हम तो उस केस में क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा वीक है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए ए और बी जो है वो दोनों को इतना खास कुछ पसंद करते नहीं है ना, वो साथ में इकट्ठा रहना ही नहीं चाहते, और अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके बीच में इतनी अच्छी से काम ही नहीं कर रही है। तो उस केस में जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एंथैल्पी क्या होगी हमारी यहाँ पर जनरेट होगी, है ना। एंथैल्पी क्या होगी हमारी, इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, यानी कि प्रोसेस कैसा होगा हमारा, एंडोथर्मिक। हमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स चाहिए इनको मिक्स करने के लिए, ठीक है ना। इनको आपस में मिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वहाँ पर एंथैल्पी हमारी क्या हो जाएगी, बाहर से अप्लाई होगी, इसीलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। जबकि बात करते हैं नेगेटिव डेविएशंस की, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ए और बी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ए और बी पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। किन से स्ट्रॉन्ग होगा, ए और बी जो इन कॉम्पोनेंट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसकी वजह से क्या होता है, अब इन दोनों के एक दूसरे को स्केप यानी कि छोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए जब सोल्यूशन में इनको मिक्स करा जाएगा, ए और बी जब सोल्यूशन के अंदर आएंगे तो सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस एक दूसरे से चिपक के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो चिपक के बैठे तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा भाई, हमारा वॉल्यूम क्या कर जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा सोल्यूशन का, ठीक है। सेम क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ईजिली मिक्स हो जाएंगे, तो प्रोसेस के दौरान क्या होगी, हीट हमारी इवॉल्व होगी, तो प्रोसेस कैसा होगा हमारा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। बाकी इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया आपका एथेनॉल और एसीटोन, एंड नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हमने दिया है एसीटोन यहाँ पर और क्लोरोफॉर्म, है ना। अब जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं ये मेनली
क्या कर सकते हैं, एजियोट्रॉप्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एजियोट्रॉप्स को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम चलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशंस की तरफ। ठीक है, तो पहला है अपना पॉजिटिव डेविएशंस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी, दिस इज वेयर द टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो आपका टोटल वेपर प्रेशर होता है वो क्या है, आपका ज़्यादा होगा, यानी कि पी ए जो होता है इसका वैल्यू ज़्यादा होता है किससे, पी नॉट ए और एक्स ए से, या पी बी का जो वैल्यू है ये ज़्यादा होगा किससे, पी नॉट बी और एक्स बी से। ठीक है, फिर बोलता है तो जो इंट्रैक्शंस होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, द इंट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल, अनलाइक मतलब कि अलग अलग टाइप के ए और बी, ठीक है, आर वीकर, कमज़ोर होते हैं, देन द जो आपके सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में, जैसे ए या बी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उससे काफ़ी वीक होगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एस्केप मोर रैपिडली। ठीक है, मेनली कहाँ, मीनिंग वेपर फेज हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि देखिए जब सोल्यूशन के अंदर ए और बी आया है ना, क्योंकि इनके बीच में क्या है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स था, इसीलिए इन दोनों का एक दूसरे को छोड़ना बहुत ही क्या है, आसान है। तो जब वेपर फेज में जाते हैं तो दोनों के लिए वेपर फेज में जाना क्या है भाई, आसान है। ठीक है, जब हमने क्या किया, इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स किया तो क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब्ड हुई सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, तो प्रोसेस कैसा हुआ हमारा, एंडोथर्मिक। ठीक है, अब जब इनको मिक्स किया, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसी हैं, वीक हैं, तो ये एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पे हैं, है ना, बहुत पास पास है नहीं, इसीलिए वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसके लिखे हुए हैं हमारे, इथेनॉल, एसीटोन, ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, इनके मिक्सचर्स जो हैं वो किस में आएंगे हमारे, वो शो करते हैं हमारे पॉजिटिव डेविएशंस को। ठीक है, ये बोलते हैं दीज शो इंक्रीज वेपर प्रेशर एंड मे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, अभी हम देखेंगे इनको आगे। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे अभी इसको देखते हैं कि होता क्या है। चलिए फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट हमारा नेगेटिव। तो नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव डेविएशन। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की, तो यहाँ पर नेगेटिव डेविएशंस में जो हमारा पी टोटल होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम होती है किससे, जो हमारा पी नॉट ए और एक्स ए की वैल्यू होगी उससे। ठीक है, सेम सेकंड कंपोनेंट के लिए। ठीक है, दिस इज वेयर द टोटल प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड। ठीक है, इंट्रैक्शन जो है अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शंस होंगे। ठीक है, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस होंगे उससे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस किसके बीच में होंगे, ए बी के बीच में होंगे। ठीक है ना, इनके बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होंगे। ठीक है, अब बोलते हैं फ्यूअर मॉलिक्यूल्स एस्केप मीनिंग वेपर प्रेशर डिक्रीज। देखिए क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है ए और बी के बीच में, मतलब ये बहुत पास पास हैं एक दूसरे के, तो एक दूसरे को छोड़ना इनके लिए बहुत ज़्यादा क्या है भाई, मुश्किल है। इस वजह से कुछ ही जो है वो वेपर फेज में जा सकते, कुछ ही मॉलिक्यूल्स इसमें से वेपर फेज में जाएंगे, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, अब जब इनको मिक्स किया तो उस दौरान क्या होगी, हमारी हीट रिलीज होगी, यानी कि एंथैल्पी क्या होगी, जनरेट हुई, तो प्रोसेस क्या हो गया हमारा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंड जब इनको मिक्स किया, क्योंकि हमारा क्या था, अट्रैक्टिव फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो पार्टिकल बहुत पास पास थे, तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया जैसे एसीटोन, क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल हो गया इसका, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का एग्जाम्पल। ठीक है, और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो एक बार इनके ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, तो जो हमारा सिंपल ग्राफ था राउल्स लॉ का, वो ये वाला है, जहाँ पे हमारा ये हो गया पी ए, सॉरी, ठीक है, ओके, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या है हमारा, कम दिखा रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसकी, हमने बोला कि जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है, अगर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट की भी बात करते हैं तो देखिए राउल्स लॉ के हिसाब से तो क्या था, ये था। ठीक है, मतलब राउल्स लॉ के हिसाब से तो क्या था, पी ए बराबर होना चाहिए था
इसके, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखोगे ये वाला लाइन, ठीक है, ये क्या बता रहा है कि P2 जो है वो कम है किससे, P0 इससे, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव एजियोट्रॉप को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका ये रहेगा, ठीक है, सेम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाला भी देख लेते हैं मतलब पॉजिटिव डेविएशन का। तो सिंपल ग्राफ हमारा क्या था, यहाँ पर ग्राफ जो है हमारा अप रहेगा, ओके। तो दोनों ही केस में हमारा क्या था, अगर पी बी की बात करते हैं, सॉरी ये पी ए है, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एंड एक्स ए, और जो ये वाला ग्राफ है ये बता रहा है कि पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एंड एक्स पी, ठीक है। एंड ओवरऑल हमारा जो होगा पी टी वो क्या है हमारा ज़्यादा होगा, है ना, किससे, है ना। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपना, एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी मिक्सचर, दे कंटेन टू components दैट बॉयल एट द constant temperature and have the same composition in liquid and the vapor phase. They cannot be separated by the fractional distillation. तो ये बोल रहा है कि मान लीजिए अपने पास में दो कंपोनेंट है ए एंड बी, ठीक है, और दोनों ही कंपोनेंट हमारे क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। अब वॉलेटाइल लिक्विड ऐसे हैं कि जब ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में भी इनका कॉम्पोजिशन सेम है, ठीक है ना। तो ये सेम टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, और सेम टेम्परेचर पे जब ये वेपर बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वेपर में भी इनकी कॉम्पोजिशन सेम टू सेम है, ठीक है, यानी कि सेपरेशन नहीं हो रहा है। कंपोनेंट ए और बी क्या नहीं हो रहे, अलग अलग नहीं हो रहे एक दूसरे से, इसीलिए इनको एजियोट्रॉप्स बोले हैं, ठीक है। और इनको सेपरेशन जो है, हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेशन कर भी नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने डिस्टिलेशन पढ़ा हुआ है तो आपको पता है डिस्टिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई इम्प्योरिटी हमारी अवेलेबल है वाटर के अंदर, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना, कि लिक्विड स्टेट में जो कॉम्पोजिशंस हैं, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो यहाँ पर रह जाएगी सॉलिड वाली, और वेपर फेज में जाने के बाद जो प्योर अपना वाटर है वो सेपरेट हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर हमारे दो टाइप के एजियोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होगा हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहाँ पे बोलते हैं द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स फॉर्म्ड बाय द सॉल्यूशंस विद द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसको समझते हैं क्या ये। तो अपने पास में दो कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी, ठीक है। तो जो कंपोनेंट ए है ना, सपोज दैट ये कंपोनेंट जो था वो 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉयल हो जाता था, सेकंड कंपोनेंट हमारा 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉयल हो जाता है, ठीक है। अब जब हम इनको मिक्स करते हैं, मिक्स होने के बाद बनाता है ये ए बी सोल्यूशन, और जो ये सोल्यूशन है ये 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में बॉयल हो रहा है आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन में हमने पढ़ा था कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, वीक। तो ए और बी के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, ठीक है। इसीलिए जब हम इनको बॉईल करते हैं तो ए और बी क्या कर रहा है, जल्दी से किस में चला जा रहा है, वेपर फेज में चला जा रहा है ना, लो टेम्परेचर पे ही वेपर फेज में, क्योंकि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कम टेम्परेचर पे ही वेपर फेज में जा रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला हमने, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला है। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे एथेनॉल वाटर, ठीक है, जैसे आपका इथेनॉल हो गया, वाटर हो गया, इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ऑन डिस्टिलेशन मिक्सचर, ठीक है, अगर हम डिस्टिलेशन मिक्सचर की बात करते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 95% ऑफ एथेनॉल का होता है। अच्छा, नेक्स्ट बोलता है बियॉन्ड दिस पॉइंट कॉम्पोजिशन रिमेन अनचेंज इन बोथ फेजेस, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बोल रहा है ये कि अलग अलग जो दोनों ही हमारी वो होंगी लिक्विड फेज और गैशियस फेज, इन अगर जैसे ही एक्सीड करता है 95 से, उसके बाद क्या होगा, कॉम्पोजिशन हमारी क्या होंगी, अनचेंज्ड होंगी दोनों ही फेजेस में, लिक्विड और गैशियस फेज में, किसकी, इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर की, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की। तो हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो होते हैं दे फॉर्म्ड बाय द सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन मतलब कि जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की,
ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी किस किस के बीच में, ए और बी पार्टिकल के बीच में। जैसे अगेन हमने सोल्यूशन लिया, उसमें हमारे पास में ए और बी दोनों ही हैं, और क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो अभी समझ लीजिए ए अगर पहले 50 डिग्री पे ही बॉयल हो रहा था, बी 60 पे हो रहा था, जब इन दोनों को हमने मिक्स किया, दोनों मिक्स होने के बाद क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ए और बी के बीच में, तो ये दोनों मिक्सचर हो सकता है 80 डिग्री के आसपास या 90 या उससे ऊपर पे बॉयल हो रहे हो, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल के लिए एक साथ जुड़ने के बाद एक दूसरे को एस्केप करना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है एकदम, है ना। इसीलिए इसको क्या बोला हमने, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन हो गया, जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आए होंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक अगली वीडियो पे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपको वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।